हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बॉयल्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क्स के अंदर या 3 मार्क्स के अंदर इसमें से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बॉयल्स लॉ होता क्या है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले देखिए। रॉबर्ट बॉयल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1662 के अंदर इस लॉ को प्रपोज किया था। 1662 में कौन सी लॉ दी गई थी? बॉयल्स लॉ। इसके अंदर सबसे पहले जो रिलेशनशिप था, इसने बताया क्या था? इसने बताया था रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। किस किस के बीच में रिलेशनशिप बताया था बॉयल्स लॉ ने? इसने रॉबर्ट बॉयल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1662 के अंदर रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, किस किस में? प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर। इसके लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट कैसे किया? इसने एक जे शेप ट्यूब ली इसने। ठीक है, इसका एक लिम्ब जो था वो ओपन था और दूसरा क्या था? क्लोज था। इसके अंदर क्या किया इसने? मरकरी फिल की। जैसे मान लो यहाँ पे मरकरी फिल की, तो इसने यहाँ तक मरकरी इसके अंदर भरी। इस टाइम के ऊपर जब इसने इतने अमाउंट में मरकरी डाली थी इसमें, तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम था, यहाँ पर V1 वॉल्यूम था और प्रेशर भी रहा होगा, है ना। तो क्या कंसिडर कर लेते हैं? P1 प्रेशर प्रेजेंट रहा होगा। जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि बॉयल्स लॉ एक गैसियस लॉ है जिसके अंदर वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो प्रेशर और एक वॉल्यूम। तो इसके अंदर मरकरी फिल कर दी। ओके, कुछ टाइम के बाद इसने जब ये ऑब्जर्व कर लिया कि कितना वॉल्यूम है और कितना प्रेशर है, सेम टाइप की जो ट्यूब थी इसने दोबारा से ली। इसके अंदर अब इसने जो मरकरी थी उसका लेवल इंक्रीज कर दिया और भी ज़्यादा अमाउंट के अंदर मरकरी को फिल कर दिया। जब इसने फिल किया तो जो वॉल्यूम था यहाँ पर V1 इतना, वो कितना रह गया? सिर्फ V2। और क्योंकि इनकी हाइट के अंदर फ़र्क आ चुका था, जो मरकरी का लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज कर दिया था, तो इस रीजन की वजह से यहाँ पर प्रेशर भी कुछ ना कुछ कम हुआ होगा। कितना आ जाएगा प्रेशर? P2 कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, और इस पूरे के अंदर क्या फील्ड है? यहाँ पर मरकरी फील्ड है। तो एक बार तो जब इसने कम अमाउंट के अंदर मरकरी डाला, यानी ऊपर से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो ही रखा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एक बार तो V1 वॉल्यूम था, P1 प्रेशर था। सेकेंड टाइम जब इसने देखा तो क्योंकि जो प्रेशर था वो इंक्रीज कर दिया गया था, मरकरी का अमाउंट बढ़ा दिया गया था, तो वॉल्यूम कितना रह गया था? V2 और प्रेशर कितना? P2 कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये बॉयल्स अपरेटस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे बॉयल्स अपरेटस भी कह देते हैं। इन दोनों के अंदर ही क्या फिल्ड था? मरकरी फिल किया गया था। अब देखिए, इसने जब अपना रिलेशनशिप इसके अंदर बताना शुरू किया तो इसने कहा कि जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करेगा। पहले जब यहाँ पर हमने प्रेशर कम अप्लाई किया था, मरकरी का लेवल कम था, तो जो गैस थी वो इतने एरिया के अंदर प्रेजेंट थी, तो ओबियसली जो गैसेस पार्टिकल थे वो एक दूसरे से फार अवे थे। लेकिन जैसे ही इसे प्रेशराइज करके यहाँ से बढ़ाया गया, तो उस टाइम के ऊपर जो V1 वॉल्यूम था वो सिर्फ कितना रह गया? V2 में कन्वर्ट हो गया और इतने से अमाउंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसके अंदर जो गैसेस मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे के नियर अबाउट आए होंगे। अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आए हैं तो ओबियसली जो प्रेशर है का एरिया कम है, तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के। अगर वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका यही मतलब है। अब देखिए यहाँ पर, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मुझे हटाना है तो कोई कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कांस्टेंट यूज़ कर रही हूँ? K इंटू में 1/P। ऐसे लिख सकते हैं, अगर P को इधर लेके जाऊँ तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K। ठीक है, और इसने जो रिलेशनशिप बताया था प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, वो कब बताया था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या चीज़ कांस्टेंट ली थी इसने? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था। वेयर P इज़ द प्रेशर, V इज़ द वॉल्यूम एंड K इज़ द बॉयल्स कांस्टेंट।
के इज़ द बॉयल्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर के को क्या कर सकते हैं हम, पी वी इज इक्वल टू के या फिर कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। के इज़ द कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आप इस तरीके से भी इसे डिनोट करके बता सकते हैं। इनिशियल जो प्रेशर P1 एंड V1 जो था इस आर इट्स इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर T, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज चेंज इन P2 एंड V2, अगर हम इसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर देते हैं P2 और V2 के अंदर, देन बॉयल्स लॉ गिवन एज, तो उस टाइम पे बॉयल्स लॉ कैसे दी जाएगी। यहाँ पर तो हम सिर्फ एक ही प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे थे, इक्वल टू किसके ले लिया था, कांस्टेंट के की। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मोर देन वन प्रेशर और वॉल्यूम प्रेजेंट है तो उस टाइम पे कैसे लिखेंगे, तो उस टाइम पे बॉयल्स लॉ को लिखा जाएगा P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ओके, और ये कब है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P1V1 किसके इक्वल है, P2V2 के, और किस में है ये, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो यहाँ पर हमने सैंपल लिया है, जो प्रेशर है किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए, तो इसमें पीवी कर्व भी आएगा, क्योंकि हम टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं। इसका मतलब कैसी कंडीशन है यहाँ पर, आइसोथर्म वर्ड यूज़ कर सकते हैं ना। आइसोथर्म का क्या मतलब होता है कि टेम्परेचर क्या रहेगा वहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। तो एक एक्सपेरिमेंटली जब यहाँ पर एक कर्व प्लॉट किया गया, एक ग्राफ प्लॉट किया गया सॉरी, इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो देखा गया जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, या फिर आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, ये कितने टेम्परेचर पे देखा, 200 केल्विन के ऊपर। फिर टेम्परेचर चेंज करके दोबारा से देखा गया, तब भी सेम चीज़ फाइंड आउट हुई। फिर दोबारा से टेम्परेचर चेंज किया गया, तब भी सेम चीज़ फाइंड आउट हुई। एक बार टेम्परेचर लिया 200 केल्विन, एक बार 300 केल्विन, और एक बार कितना ले लिया, 500 केल्विन। यानी जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज होना था, लेकिन ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम डिक्रीजेज देन प्रेशर ऑलवेज इंक्रीजेज। यानी इस चीज़ को ये फॉलो कर रहे थे कि प्रेशर और जो वॉल्यूम होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉरी, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या है, इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। अब देखिए जो सिग्निफिकेंस है बॉयल्स लॉ का, अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ के अंदर ये क्या बता रहा है। बॉयल्स लॉ ने ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि जो गैसेस होती हैं वो कंप्रेसिबल होती है। कैसी होती है, गैसेस आर कंप्रेसिबल। एक ग्राफ और प्लॉट किया गया था, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में। ठीक है, क्योंकि हम लिखते तो ऐसे ही है ना कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ये T1 टेम्परेचर के लिए, ये T2 टेम्परेचर पे, और ये T3 टेम्परेचर पे। ये स्ट्रेट लाइन ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये T3 टेम्परेचर के लिए, जहाँ पर जो टेम्परेचर है T3 वो सबसे ज़्यादा हाई है, T2 उससे कम है, और T1 उससे कम है। तो जब भी आप इस तरीके का ग्राफ प्लॉट करेंगे इन बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये स्ट्रेट लाइन जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो आपको ऑब्जर्व होगा। तो वो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर गैसेस कंप्रेशेबल हैं, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अभी हमने क्या पढ़ा था, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर होता है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के। ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम। इसका मतलब क्या है
कि 1/v को क्या लिख सकते हैं हम, P लिख सकते हैं। तो D किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर के। यानी डेंसिटी, प्रेशर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा डेंसिटी उतनी ही इंक्रीज होगी, प्रेशर जितना डिक्रीज होगा डेंसिटी उतनी ही डिक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है, मोर द गैस कंप्रेस डेंसर इट बिकम्स, उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, ये डेंसर होती चली जाएगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के, जो प्रेशर और डेंसिटी है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही रीजन होता है कि हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है। क्यों, जब प्रेशर लो होगा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, तो उस टाइम पे जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, लो हो जाती है। और इसी वजह से जो लेस अमाउंट में ऑक्सीजन है वो अवेलेबल होता है ब्रीथिंग के लिए। लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, कम अमाउंट में ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए अवेलेबल होगा, तो हम कितना भी इनहेल करने की कोशिश करते रहें, अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो अंदर जाएगा क्या, ऑक्सीजन तो होना चाहिए ना, इनहेल कर रहे हैं तो प्रॉपर। तो हम इसलिए वहाँ पर जो है सांस फूलने लगती है और जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से वहाँ पर एक जो डिजीज़ है, वो सिकनेस है, वो काज हो जाती है, जिसे एल्टीट्यूड सिकनेस के नाम से जाना जाता है। और जो माउंटेनियर्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर इसी रीजन की वजह से कैरी करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो ऊंचाई के ऊपर जाते हैं उतना ही प्रेशर लो होता जाता है, और प्रेशर के साथ जो डेंसिटी होती है वो भी लो होती चली जाती है। तो इसका सिग्निफिकेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो डायरेक्ट या तो आपके इस फॉर्मूला के ऊपर बन सकते हैं, एक तो हमने ये इसके अंदर देखा है, इसके अलावा एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर इक्वल टू यूज़ करेंगे, है ना, प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो के कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है, तो पी वी इज इक्वल टू किसके आ जाता है, के। या फिर अगर मोर देन वन टाइप ऑफ गैसेस दी हुई है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि टेम्परेचर हमेशा कैसा लेना है, हमें कॉन्स्टेंट लेना है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो P1V1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, P2V2। तो इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो